देखो बच्चों, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें धारावाही वायर किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा था। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें धारावाही वायर किसी असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है। अब इस पर कुल चुंबकीय बल कितना लगेगा वो पूछता है। ये तो हमको बताया कि असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो कुल चुंबकीय बल निकालने के लिए हमको समाकलन करना होगा। तो इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमको दे रखा है कि अनंत लंबाई का धारावाही वायर है जिसमें धारा I1 बह रही है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र असमरूप होता है ना। पास में बड़ा क्रॉस होता है, दूर में छोटा क्रॉस होता है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र असमरूप होता है। अब इसके असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा धारावाही वायर रखा है जो पहले वायर के लंबवत रखा है। इसमें धारा I2 बह रही है। इस दूसरे वायर की लंबाई L है और इसके निकटतम बिंदु की फर्स्ट वायर से अभिलंबवत दूरी भी L ही दे रखी है। तो हमको पूछा है कि इन दोनों वायर के बीच आपस में चुंबकीय बल कितना लगेगा, है ना। तो चलो पहले के कारण दूसरे पर भी निकाल सकते हैं और दूसरे के कारण पहले पे भी। तो चलो आसानी के लिए पहले वायर के कारण दूसरे पर चुंबकीय बल देखते हैं। फिर तुम कुछ बताओ। इस वायर के प्रत्येक एलिमेंट की स्थित दूरी अलग अलग है, तो हर एलिमेंट पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी अलग अलग होगा। तो इसके हर एक एलिमेंट पर लगने वाला चुंबकीय बल भी अलग अलग होगा। चलो चुंबकीय बल की दिशा भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ मैं बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन समझ गए होंगे। ये बताओ, इस पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में उसकी दिशा में अंगुलियां रखेंगे, धारा आगे की ओर तो उसकी दिशा में अंगूठा रखेंगे। तो इस वायर पर बल सीधे हाथ के थप्पड़ मारने वाला मतलब ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन ये एलिमेंट वायर के ज्यादा पास है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा गिरेगा तो इस पर चुंबकीय बल ज्यादा लगेगा। फिर ये एलिमेंट दूर है तो चुंबकीय बल कम, इस पर चुंबकीय बल और कम। तो इस तरह से देख सकते हैं कि, है ना, प्रत्येक एलिमेंट की वायर से दूरी अलग अलग है तो गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी अलग अलग होगा। मतलब प्रत्येक एलिमेंट पर चुंबकीय बल भी अलग अलग होगा। तो कुल चुंबकीय बल के लिए हमको समाकलन करना होगा। तो चलो समाकलन के लिए ऐसा करते हैं कि इस पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देते हैं, है ना। तो इस पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देते हैं और जो यार ढंग से नहीं हाँ, उसके लिए इस पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट बांटते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x दूरी पर, है ना, यहाँ से x दूरी पर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। दूरी कहीं से माप सकते हैं ना, चलो सिरे से माप लेते हैं। तो इस पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में और यहाँ से x दूरी पर dx लंबाई का छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। बस तुम बताओ कि इस वायर के कारण, है ना, इस फर्स्ट वायर के कारण छोटे से एलिमेंट पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में होगा और इस अनंत लंबाई के वायर के कारण इस एलिमेंट पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट I1 ओपन 2 पाई r। इस एलिमेंट की वायर से कुल दूरी कितनी है, L प्लस एक्स, है ना। और बताओ, इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही एलिमेंट रखा है तो थप्पड़ रूल के अनुसार इस पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा ना। हाँ। और तुम बताओ, ये छोटे से एलिमेंट की लंबाई dx है, इसमें धारा I2 बह रही है और इस पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I1 ओपन 2 पाई L प्लस एक्स है। तो बताओ, इस छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, सिंपली ILB। तो I तो इसमें बहने वाली धारा I2, L इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई dx और B इस पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I1 ओपन 2 पाई L प्लस एक्स। बस आराम से बताओ कि हर एलिमेंट पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा, समान दिशा में लगेगा। तो सारे के सारे चुंबकीय बल सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो बताओ, इस छोटे से एलिमेंट पर चुंबकीय बल इतना है तो इस पूरे वाले सेकंड वायर, है ना, पूरे सेकंड वाले वायर पर कुल चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, सिंपली इसका समाकलन। चलो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इस समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आएंगे तो म्यू नॉट I1 I2 ओपन 2 पाई तो कांस्टेंट है सब तो बाहर, और अंदर कितना आएगा, इंटीग्रेशन dx ओपन x प्लस एल। लिमिट रखते हैं तो बताओ, x यहाँ से माप रहे हैं तो
सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू 0 और लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू l। तो सेकेंड वायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, x इक्वल टू 0 से l, तो लिमिट भी x इक्वल टू 0 से l ये रखें बस। अब ये समाकलन करते हैं, तो बताओ कि dx अपन x प्लस l का समाकलन log x प्लस l, और अब लिमिट रखते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l। डायरेक्ट बता रहा हूँ, अपर लिमिट पे x की जगह l रखोगे तो log l प्लस l मतलब 2l माइनस, लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखोगे तो log l, और log a माइनस log b को log ऑफ a बाय b मतलब 2l ओपन l, ये ln 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि इस पूरे वायर पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 ओपन 2 पाई, और इस पूरी चीज का समाकलन ln 2, इसको मिटाया था। तो इस पूरे वायर पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल इतना हो गया, जिसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। अब ये तो हम सोच सकते हैं ना, ये तो सोच सकते हैं कि पहले वायर के कारण दूसरे पर चुंबकीय बल उतना लगेगा, तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा वायर पहले को भी नहीं छोड़ेगा, दूसरे के कारण पहले पर उतना ही बल अपोजिट दिशा मतलब नीचे की ओर लगेगा। अब कई लोग ये सोचते हैं कि बताओ, ये जो फर्स्ट वायर है इस पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, मतलब धरा के प्रति समानांतर या धरा के दिशा में लग रहा है। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हर बार तो चुंबकीय बल धरा के लंबवत लगता है, जबकि इस बार चुंबकीय बल धरा की अनुदिश या धरा के प्रति समानांतर लग रहा है, ये कैसे हो सकता है। इसका राज मैंने क्लास में बताया था कि तुमको अनंत लंबाई का वायर ऐसे दिख रहा है, बाकी मैंने बताया था कि कभी अनंत लंबाई का कोई ऐसा अनाथ या लावारिस वायर हो तो इसमें धारा बह ही नहीं सकती है। तो बताओ, इसमें धारा बह रही है मतलब ऑब्वियसली सर्किट के बाकी एलिमेंट भी होंगे, बैटरी भी होगी, कनेक्टिंग वायर भी होंगे, और इन सबको अगर कंबाइन करें तो इन पर कुल चुंबकीय बल नीचे की ओर लगेगा। तो ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये चीज मैंने पहले बताई थी। हाँ, बच्चों इसमें एक और चीज देख सकते हो, ये तो बताओ कि हर एक एलिमेंट पर चुंबकीय बल समान रूप से लगता तब तो छोड़ने पर ही जो छड़ है वो प्योरली रेखीय गति करती, लेकिन इस बार इधर चुंबकीय बल ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो इस बार इसको छोड़ेंगे तो छड़ या जो भी सेकंड वायर है वो ऊपर की ओर रेखीय गति तो करेगा, लेकिन साथ में क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा भी सही। तुम बताओ, इन एलिमेंट पर चुंबकीय बल कम लग रहा है और इन पर ज्यादा लग रहा है, तो अगर इसको छोड़ दें तो ये ऊपर की ओर रेखीय गति तो करेगा, लेकिन साथ में ऐसा ऊपर की ओर मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घूमने भी लगेगा, है ना, तो बला गुण भी लगेगा बस। अब हमको पूछ रहा है, हाँ एक और चीज, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दें तब तो ऐसे क्लॉकवाइज भी घूमेगा, बला गुण क्लॉकवाइज ही होगा, लेकिन अगर इसको हिंज कर दें तो फिर बला गुण हिंज पे निर्भर करेगा। जैसे बताओ इधर हिंज कर दें तो बताओ, इस ए बिंदु के सापेक्ष इन सारे बलों का बला गुण क्लॉकवाइज होगा तो फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। और ऐसे बताओ, अगर इस छड़ को इधर हिंज कर दें, इस बिंदु पर हिंज कर दें, तो बताओ इस बिंदु के सापेक्ष इन बलों का बला गुण एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो अब बेचारा मजबूरी में एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो सेकेंड पार्ट उसी के बारे में है ना। तो सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि ये जो पूरी छड़ है ना, सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि जो पूरी छड़ है उसको हमने इस वाले सिरे ए पर हिंज कर दिया है ना, तो ए बिंदु के सापेक्ष ही घूमने के लिए रिस्ट्रिक्ट है। ये तो सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि छड़ को इस ए वाले सिरे पर हमने हिंज कर दिया है, तो इस ए वाले अक्ष से सापेक्ष ए से गुजरने वाले तल के लंबवत इस अक्ष सापेक्ष इस छड़ पर कुल चुंबकीय बलागुण कितना लगेगा वो देखना है, तो उसको भी निकाल सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि प्रत्येक एलिमेंट पर बल भी अलग अलग लग रहा है और बल की ए बिंदु से दूरी भी अलग अलग है, तो बलागुण भी अलग अलग होगा, तो कुल बलागुण के लिए भी समाकलन करना पड़ेगा। वहां भी वही कि पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में x दूरी पर dx का छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो छोटे से एलिमेंट पर चुंबकीय बल इतना लगेगा जिसको हम डीएफएम बोल रहे हैं ना। तो तुम बताओ कि छोटे से एलिमेंट पर चुंबकीय बल df, और बताओ इस बल की अक्ष a से दूरी कितनी होगी, l माइनस एक्स। ठीक है ना, इस एलिमेंट की यहाँ से दूरी x है तो यहाँ से कितनी होगी, l माइनस एक्स।
तो कह सकते हैं कि छोटे से एलिमेंट पर बल df और इस छोटे से एलिमेंट की अक्ष a से दूरी कितनी है l माइनस एक्स, तो होता है इस a वाले अक्ष के सापेक्ष इस छोटे से एलिमेंट पर बलागुण कितना लगेगा F परपेंडिकुलर इंटू R। तो F परपेंडिकुलर की जगह तो df और R इस बल की अक्ष a से दूरी कितनी हो गई l माइनस एक्स, और उसमें बताओ df का मान क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं df का मान म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई l प्लस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। बताओ इस बिंदु के सापेक्ष इस बल का बलागुण ऐसा मतलब क्लॉकवाइज होगा। बस आराम से बताओ कि इस अक्ष सापेक्ष जैसे इसका बलागुण क्लॉकवाइज है, वैसे सबका बलागुण क्लॉकवाइज होगा, तो सारे बलागुण सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो होता है इस ए वाले अक्ष सापेक्ष छोटे से एलिमेंट पर बलागुण इतना है, तो इस पूरी छड़ पर ए अक्ष सापेक्ष कुल चुंबकीय बलागुण कितना हो जाएगा, सिंपली इसका समाकलन। चलो अब जगह खत्म हो गई है, सिंपली इसका समाकलन, तो चलो इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बाहर निकलेगा, म्यू नॉट I1 I2 पर 2 पाई बाहर, है ना और अंदर इंटीग्रेशन l माइनस एक्स अपन l प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वही छड़ x इक्वल 0 से l तक फैली है, तो लिमिट x इक्वल 0 से x इक्वल टू l। चलो समाकलन में जगह नहीं है इसलिए अगले पेज पर कर रहा हूँ। ठीक, तो बताओ a से गुजरने वाले अक्ष सापेक्ष कुल चुंबकीय बलागुण कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई, ये सब तो बाहर थे, और अंदर कितना था, इंटीग्रेशन में कितना था, ये l माइनस एक्स अपन l प्लस एक्स इंटू डी। अब इस टाइप की चीजों का समाकलन करना तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये l प्लस एक्स की फॉर्म में है, तो इसको भी जबरदस्ती l प्लस एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो बताओ उसके लिए l माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, 2l माइनस l प्लस एक्स अपन l प्लस एक्स डी। इतनी मैथमेटिक्स आती होगी। ये l प्लस एक्स की फॉर्म में, तो उसको भी l प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है, तो l माइनस एक्स को 2l माइनस l प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। बस अब इजीली हो जाएगा ना। और लिमिट x इक्वल 0 से x इक्वल टू l, ये चलो कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। इस वाले पार्ट को अलग लेते हैं, तो ये तो कितना हो गया 2l ओपन l प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस, इसको कंबाइन करेंगे l प्लस एक्स ओपन l प्लस एक्स 1 हो गया, ये ओनली dx आएगा। लिमिट x इक्वल 0 से x इक्वल टू l। चलो जगह नहीं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ पहले इस टर्म का, तो 2l तो कांस्टेंट है बाहर, और dx ओपन l प्लस एक्स का समाकलन log x प्लस l, लिमिट x इक्वल 0 से x इक्वल टू l माइनस, इधर ओनली dx है, तो ओनली dx का समाकलन x, अपर लिमिट रखेंगे x की जगह l माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। ठीक है, बस 2l। अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, अपर लिमिट पे x की जगह l रखेंगे तो log 2l, माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखेंगे तो log l, और log 2l माइनस log l को log ऑफ b बाय मतलब ln 2 माइनस l। चलो इसमें l कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा 2 ln 2 माइनस 1। तो बस बोल सकते हैं कि a वाले अक्ष से सापेक्ष पूरी छड़ पर लगने वाला कुल चुंबकीय बलागुण कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई l इंटू इंटू कितना है 2 ln 2 माइनस 1। तो कुल चुंबकीय बलागुण इतना आ गया। चलो थर्ड पार्ट देखना, तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि अ, इस चुंबकीय बल का क्रिया बिंदु किधर होगा, मतलब सारे चुंबकीय बल को अ, अक्ष से कितनी दूरी पर केंद्रित मान सकते हैं वो देखना है। तो कॉमन से हम देख सकते हैं कुछ तो, कि बताओ अगर ये चुंबकीय बल समरूप होता तब तो इसका क्रिया बिंदु बिल्कुल मध्य में होता, तब तो इसको मध्य बिंदु पर केंद्रित मानते हैं। लेकिन इस बार, है ना इस बार फर्स्ट हाफ में चुंबकीय बल ज्यादा और सेकेंड हाफ में चुंबकीय बल कम है, तो इस बार इन बलों का क्रिया बिंदु या सेंटर ऑफ फोर्स जो होगा वो फर्स्ट हाफ में होगा, इधर कहीं होगा। वो लॉजिकली बोल सकते हैं, लेकिन अब पूछा है कि बलों का जो क्रिया बिंदु है
या द्रव्यमान केंद्र के सिमिलर बल केंद्र सेंटर ऑफ फोर्स उसकी एक्स से दूरी कितनी होगी वो देखना है, ठीक है ना? तो अच्छे देखना कि कभी भी बल का क्रिया बिंदु देखना हो या सेंटर मास की जगह सेंटर ऑफ फोर्स देखना हो, तो उसका सेट तरीका होता है कि क्या करते हैं, एक तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल देखते हैं, फिर वस्तु पर लगने वाला परिणामी बलागुण देखते हैं और बताओ सिंपली इस परिणामी बलागुण को परिणामी बल इंटू आर इक्वलेंट के बराबर कर देते हैं, है ना? तो छड़ पर परिणामी बल निकाल लिया, परिणामी बलागुण निकाल लिया और परिणामी बलागुण को परिणामी बल इंटू आर इक्वलेंट के बराबर कर देंगे। तो इससे जो आर इक्वलेंट आएगा वो बल की तुल्य दूरी आएगी, मतलब बल के क्रिया बिंदु की दूरी मतलब सेंटर ऑफ फोर्स की दूरी आ जाएगी। बस परिणामी बलागुण तो कितना है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपन टू पाई एल टू एल एन टू माइनस वन बराबर परिणामी बल कितना था, म्यू नॉट आई वन आई टू अपन टू पाई एल एन टू इंटू आर इक्वलेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आर इक्वलेंट आ जाएगा, मतलब परिणामी बल का क्रिया बिंदु आ जाएगा, है ना? और तुम बताओ कि ए बिंदु के सापेक्ष बलागुण हमने निकाला है, इससे क्रिया बिंदु की जो दूरी आएगी वो भी ए वाले बिंदु से आएगी। जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो इजीली कर सकते हैं। देखो बच्चों, पिछली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग सिंगल वायर रखा था, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंप्लीट करंट कैरिंग लूप रखा होता है, तो उस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो पूछता है ना। तो उसी का ही क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस बार नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज कर रहे हैं, जिसमें करंट I1 फ्लो हो रही है। तो हमको पता है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंप्लीट करंट कैरिंग सर्कुलर सॉरी कंप्लीट करंट कैरिंग स्क्वायर लूप रखा हुआ है, मतलब स्क्वायर फ्रेम रखी हुई है जिसकी हर एक साइड L है और उसमें I2 करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इस स्क्वायर फ्रेम की वायर से डिस्टेंस भी L है। बस हमको देखना है कि वायर के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग स्क्वायर लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। चलो बच्चों इसको करते हैं ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज किया है, जिसमें करंट I1 बाहर है। तो हमको पता है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। राइट हैंड रूल से पता है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर मतलब क्रॉस डायरेक्शन में होगा, लेकिन पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो बड़ा क्रॉस, दूर में कम होगा तो छोटा क्रॉस और छोटा क्रॉस। इस टाइप से इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीट करंट कैरिंग स्क्वायर लूप रखा हुआ है ना, जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, साइड L है और इसकी नियरेस्ट साइड की वायर से डिस्टेंस भी L है। बस इस वायर के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्क्वायर लूप पर टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो देखना है ना। देखो कई मूर्ख लोग तो है ना, कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीट करंट कैरिंग लूप रखा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, ऐसे बोलते हैं। तो बताओ सही या गलत? ये गलत है ना। तो मैंने तुमको है ना, मैंने पिछली क्लास में तुमको चमका करके बताया था कि कंप्लीट करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो इस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। लेकिन बताओ इस बार कंप्लीट करंट कैरिंग लूप तो है, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होगा। तो इस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वो देखना है। बस उसके लिए बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे। ये तो उसके लिए वही अपना बेसिक तरीका यूज करेंगे, मतलब सिंपली है ना, सिंपली इस वायर के कारण हर एक साइड पर मैग्नेटिक फोर्स देख लेंगे और फिर सबका रिजल्टेंट निकाल लेंगे ना। स्टार्ट करते हैं चलो। सबसे पहले है ना, सबसे पहले इस वायर के कारण इस साइड पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो देखना है ना। तो तुम बताओ कि वायर के कारण इस साइड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो वायर के कारण इस साइड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा और ज्यादा होगा।
और कितना होगा बताओ, म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई आर ना, तो म्यू नॉट आई वन ओपन 2 पाई एल इतना होगा। और बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखा हुआ है, तो बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी, है ना। तो हम क्लियरली, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो वायर है वो तो इस वायर के पैरेलल है, तो इसके तो हर एक पॉइंट की वायर से डिस्टेंस सेम होगी, तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम गिरेगा। इसलिए इस वायर पर तो मैग्नेटिक फोर्स सिंपली आईएलबी, है ना, कह सकते हैं कि वायर के कारण इस साइड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर रखा है ना, तो बताओ इस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देख सकते हो ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ। बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगुलियां, करंट ऊपर की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा, तो बताओ इस वायर पर फोर्स सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब पीछे की ओर लगेगा, और इस वायर पर भी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी। तो आई तो इसमें बहने वाली करंट आई टू, एल इसकी लेंथ, और बी इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है, म्यू नॉट आई वन ओपन 2 पाई एल। सॉल्व करेंगे तो एल से एल कैंसल, तो बताओ इस वाली साइड पर मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने वाला होगा, और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू ओपन 2 पाई। तो इस वाली साइड पर मैग्नेटिक फोर्स इतना हो गया। चलो अब हम इस वायर के कारण इस वाली साइड पर मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। तो तुम बताओ, ये बताओ कि वायर के कारण इस वाली साइड पर भी गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा लेकिन कम होगा, है ना, ये वाली साइड दूर है ना, तो वायर के कारण इस साइड पर भी गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा लेकिन कम होगा, और कितना होगा वो भी, म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई वन ओपन 2 पाई आर इस साइड की वायर से डिस्टेंस 2 एल, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन ओपन 4 पाई एल हो जाएगा। और बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखा है, तो इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स आईएल भी है ना, बोल सकते हैं कि ये वाला जो वायर है वो भी इसके पैरेलल है, इसके भी हर एक पॉइंट की वायर से डिस्टेंस सेम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम गिरेगा, तो इस वायर पर भी मैग्नेटिक फोर्स सिंपली आईएल भी, और इसकी भी डायरेक्शन थप्पड़ टूल से निकाल सकते हैं। बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो उसकी डायरेक्शन में अंगुलियां, करंट नीचे की ओर है तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा, तो इस वायर पर भी फोर्स सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब आगे की ओर होगा, मतलब दूर भगाने वाला होगा, और इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, सिंपली आई एल बी। तो आई की जगह इसमें बहने वाली करंट आई टू, एल इसकी लेंथ, और बी इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई वन ओपन 4 पाई एल। तो सॉल्व करेंगे तो इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स दूर भगाने वाला होगा, और कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई वन आई टू ओपन 4 पाई। तो इन दोनों वायर पर मैग्नेटिक फोर्स देख लिया। उसके बाद बताओ इन दोनों वायर पर मैग्नेट, है ना, ये दो वायर है, इन दोनों वायर पर मैग्नेटिक फोर्स देखने की जरूरत नहीं है ना, स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है कि इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स जितना ऊपर की ओर होगा इस वायर पर उतना ही नीचे की ओर होगा, है ना। चेक भी कर सकते हो, जैसे इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स देखना है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगुलियां, करंट आगे की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा, तो बताओ इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब ऊपर की ओर होगा, ये एलिमेंट ज्यादा पास है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पर कम लगेगा, इस पर और कम, इस टाइप से। और इस वायर पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की ओर तो उस डायरेक्शन में अंगुलियां, करंट पीछे की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा, तो इस वायर पर भी फोर्स सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब नीचे की ओर लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पर कम लगेगा, इस पर और कम ये लगेगा, तो तुम खुद बताओ, है ना। तो ये तुम खुद बताओ कि ये वाला वायर और ये वाला वायर तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, ये वायर और ये वायर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स जितना ऊपर की ओर इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स उतना ही नीचे की ओर, तो ये दोनों तो मैग्नेट, है ना, इन दोनों वायर पर तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे वो कैंसिल नहीं होंगे, है ना। तो हम, है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वायर पास है तो इस पर फोर्स अट्रैक्शन लगेगा लेकिन ज्यादा लगेगा, है ना, तो ये वायर इसके पास है ना,
तो इस पर फोर्स अट्रैक्शन लगेगा लेकिन ज़्यादा लगेगा, इस वायर पर फोर्स रिपल्सिव लगेगा लेकिन कम लगेगा। तो बताओ जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पास बुलाने वाला मतलब अट्रैक्टिव ही होगा और कितना होगा F1 माइनस F2 तो लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि इस वायर के कारण इस स्क्वायर फ्रेम पर रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने वाला होगा और कितना होगा F1 माइनस F2। तो F1 तो है म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई माइनस F2 है म्यू नॉट I1 I2 अपन 4 पाई। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वायर के कारण इस कंप्लीट लूप पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू नॉट I1 I2 अपन 4 पाई और डायरेक्शन पास बुलाने वाली मतलब अट्रैक्शन है ना। और ये भी बोल सकते हैं, है ना? ये भी बोल सकते हैं कि वायर के कारण इस लूप पर म्यू नॉट I1 I2 अपन 4 पाई जितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना, तो तुम बताओ ये जो वायर है वो लूप को अट्रैक्ट करेगा तो एज ए रिएक्शन ये जो लूप है वो वायर को भी नहीं छोड़ेगा। एज ए रिएक्शन लूप वायर को भी अट्रैक्ट करेगा और उतना ही फोर्स है उसमें लूप पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को एक्शन, तो इस वायर पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को रिएक्शन। तो बस अब हम, है ना, अब हमने करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स वाला पूरा पार्ट देख लिया। अब आज की क्लास में हम वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ेंगे।